नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की कक्षा 10 की सामाजिक जो विषय का पेपर होगा आपका, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए, इस पार्ट 1 में हमने जो है भारत और समकालीन विश्व 2 यानी कि जो आपकी इतिहास की किताब है उसके हमने यहाँ पर पूरे पांचों पार्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको याद करना है। अब देखिए, सबसे पहले हमारा इसमें पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो साथ ही देखिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि किस पार्ट से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है, ठीक है, या किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, आपका अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें से केवल आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी आपका 4 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। आपसे इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी आपका 4 नंबर का रहेगा। तो हमने यहाँ पर 4 नंबर वाले क्वेश्चन ही लिए हैं और आपको इसमें केवल 4 नंबर वाले क्वेश्चन यानी कि बड़े क्वेश्चन की ही आपको तैयारी करनी है। इसमें आपसे एमसीक्यू और खालिस्तान 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो यानी कि छोटे क्वेश्चन की आपको इस पार्ट से तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कि उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए या 19वीं शताब्दी में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त उदारवादी स्वरूप की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, अब आपके पास जो भी गाइड है या आपके टीचर ने आपको लिखवाया है नोट्स में, तो वहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और उसका आपकी भाषा में यानी आपने जो लिख रखा है या आपके पास जो भी गाइड है उसमें आप इसको मिलान कर लेना। और इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो उस भाषा में आपको ये याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको इसमें जो है जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ये पॉइंट बनाकर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं तो पॉइंट बनाकर आपको ये लिखना है। इसके बाद देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस द्वारा किए गए प्रमुख निर्णयों का विवेचन कीजिए या वियना संधि के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए, इनका क्या उद्देश्य था। देखिए विद्यार्थियों, आपके ये बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है। जैसे ये क्वेश्चन ने 2 तरह से इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आंसर आपका सेम ही है, ठीक है ना। तो आपको ये वियना सम्मेलन, वियना संधि ये आपको याद रखने हैं और वियना संधि की व्यवस्थाओं का उद्देश्य ये आपको याद करने हैं। इसके बाद देखिए, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए, आपको पॉइंट बनाकर ये लिखना है, जर्मनी का एकीकरण, जोल्वेराइन की स्थापना, फिर फ्रैंकफर्ट की संसद, अगला इसमें बिस्मार्क का योगदान, ठीक है ना। और इस तरह से ये आपको 3-4 टॉपिक आपको इसमें पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। या देखिए, किस तरह से पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए या इटली के एकीकरण में मेसिनी, काउर, गेरिबाल्डी तथा विक्टर एमेनुअल द्वितीय के योगदान का विवेचन कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको जो है पॉइंट बनाकर लिखना है। इसके बाद इसमें जो है इंपोर्टेंट में लास्ट क्वेश्चन है, रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के विकास में योगदान लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए, रोमानीवाद की परिभाषा हम देख लेते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की भूमिका के कारण नई सांस्कृतिक विचारधारा अस्तित्व में आई जो रोमानीवाद कहलाती है, ठीक है। और रोमानीवाद का ये योगदान है, ये आप याद कर लेना। इसके बाद आपका जो है पार्ट 2 है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। इस पार्ट में देखिए, आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक जो है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो है कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 4 नंबर की, क्लियर। अब देखिए, इसमें जो है पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। तो देखिए, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण जो है इसका भारत में विरोध हुआ था। इसका अगला क्वेश्चन है कि आयात शुल्क क्या है। तो देखिए, आयात शुल्क क्या था कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है, क्लियर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इसमें कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए 2 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलनों के नाम लिखिए। तो जिसमें पहला है खेड़ा आंदोलन, दूसरा है अहमदाबाद आंदोलन। और देखिए,
इस वीडियो में हमने जो है 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन ही इसमें कवर किए हैं। ये जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है और रिक्त स्थान के क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चनों का हम आपको अलग से जो है वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, उससे आप उसकी तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए ये किताब महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो देखिए 1919 के रोलेक्ट एक्ट के अनुसार किसी व्यक्ति को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था, ठीक है ना। यानी कि किसी पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया फिर भी उसको 2 वर्ष तक बंद कर सकते हो। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ, ठीक है। और इसके लिए कौन उत्तरदायी था? तो जो जनरल डायर था वो इसके लिए उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ और किन के मध्य हुआ? तो देखिए ये जो है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य हुआ था। और इस इरविन समझौते की जो 2 शर्तें हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो पहली क्या थी कि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना स्वीकार कर लिया। और अगला है कि सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है इसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करना। अगला है इसमें, दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखिए, या नमक यात्रा भी आपसे ये पूछी जा सकती है। इसके बाद है पूना पैक्ट पर टिप्पणी लिखिए, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ये आंसर याद कर लेना इनके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इसी में कि साइमन कमीशन पर जो है टिप्पणी लिखिए, ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या खिलाफत आंदोलन क्या था? इसको भी आप याद करना है। अगला है रोलेक्ट एक्ट क्या था, ठीक है ना, ये वाला भी आपको याद करना है। इसके बाद आपका अगला पार्ट है अध्याय 3, भूमंडलीयकृत विश्व का बनना। इसमें देखिए एक तो आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाएगा, यानी कि कुल 2 प्रश्न 4 नंबर के इसमें से पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सिल्क रूट क्या है, इसका महत्व बताइए। महत्व आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल ये पूछा जाएगा सिल्क रूट क्या है। तो देखिए सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग, तो ये क्या था? जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले सिल्क रूट एशिया के विशाल क्षेत्रों जैसे चीन, भारत तथा एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले आंतरिक और जोड़ने वाले व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्ग थे। इनसे चीनी रेशम का व्यापार किया जाता था, तो ये था सिल्क रूट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ क्या था, उसे क्यों समाप्त किया गया? 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसको आप याद कर लेना। कॉर्न लॉ का मतलब है कि 18वीं सदी में बड़े भूस्वामी को दबाव में ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगाती थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन इसमें, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? इनके विकास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी में कि भारतीय उद्योगों पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो ये परिणाम है इसके, याद कर लेना आप। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारणों की व्याख्या करें। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करना। इसमें अगला है फिर अध्याय 4, औद्योगिकरण का युग। तो इसमें देखिए एक तो आपसे रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक एमसीक्यू पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन आपसे 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि 4 प्रश्न 4 नंबर के इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट में, गिल्ड से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, और इनके क्या कार्य थे। तो इनके कार्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं और गिल्ड की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए यूरोपीय शहरों में विभिन्न व्यापारियों, उत्पादकों, दस्तकारों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए बनाए गए संगठन गिल्ड्स कहलाते थे। और इनके कार्य क्या थे? देखिए गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे और उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा तथा मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। इसके बाद इसी तरह का क्वेश्चन है, गुमास्ता कौन थे? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने तथा कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में जोबर्स की भूमिका या जोबर कौन होते थे, उनके कार्य। ठीक है ना। तो देखिए जोबर क्या थे, जोबर उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक व्यक्ति रखते थे जो जोबर कहलाता था। ठीक है ना। जोबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। इसका क्या कार्य होता था, वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। ठीक है ना। और बाद में जोबर मदद के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें फ्लाइंग शटल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। ठीक है ना। तो ये भी आप याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि औद्योगिकरण क्या है। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, आदि औद्योगिकरण यानी कि इसका अर्थ होता है कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले के औद्योगिक उत्पादन को ही आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि औद्योगिक व्यवस्था की दो विशेषताएं। तो इसकी देखिए व्यवस्थाएं क्या है कि एक तो है व्यापार पर सौदागरों का नियंत्रण, दूसरा है उत्पादन घरों में ही होता था। अगला क्वेश्चन है इसी में कि भारत की प्रथम जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई। तो ये बंगाल में 1855 में स्थापित हुई थी। अगला अध्याय आपका लास्ट अध्याय, अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है। तो इसमें आपसे एक तो एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस तरह से 3 प्रश्न 4 नंबर के इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए ये क्या है कि 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसके अनुसार भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर सेंसर लगाने का अधिकार मिल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छापे खाने की तकनीक में क्या क्या सुधार किए गए। तो देखिए इसमें क्या किया था, एक तो जो है 18वीं सदी में छापे खाने का निर्माण धातुओं से होने लगा था, दूसरा इसमें भाप शक्ति का प्रयोग होने लगा था और तीसरा इसमें विभिन्न रंगों में छपाई होने लगी थी और एक साथ अधिकतम पुस्तकों का इसमें छपना संभव हो गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। ये तो मुद्रण क्रांति क्या थी कि छापे खाने का आविष्कार के कारण बड़े पैमाने पर पुस्तकें छपने लगी, छपाई से पुस्तकों की जो कीमतें हैं वो भी गिरी, बाजारों में पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ गई और पाठक वर्ग भी बढ़ गया। यही मुद्रण क्रांति कहलाती है। ठीक है। अगला है कि हस्तलिखित पांडुलिपियों की कमियां क्या थी। ठीक है ना। तो इनकी जो है कमियां थी वो ये था कि हस्तलिखित पांडुलिपियों की नकल उतारना बहुत खर्चीला, श्रम साध्य तथा समय साध्य काम था। यानी कि एक तो इसमें जो है पैसा खर्च होता था, ठीक है ना, मेहनत भी बहुत लगती थी और इसमें समय भी जो है बहुत लगता था। अगला है कि पांडुलिपियां प्राय नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने रख रखाव में बहुत कठिनाइयां थी। यानी कि जैसे उनको कहीं पर लाने ले जा रहे हैं तो वो फट भी जाती थी, इस तरह से उनको लाने ले जाने में भी जो है कठिनाइयां थी। उक्त कमियों के कारण ये बढ़ती हुई पुस्तकों की मांग को पूरा नहीं कर सकी। ठीक है ना। तो ये इसके कारण है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये आपके जो है पूरे एक पार्ट से लेकर 5 पार्ट तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया कि इसमें केवल 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के जो क्वेश्चन है उन्हीं को शामिल किया गया है। एमसीक्यू क्वेश्चन और रिक्त स्थान के क्वेश्चन के लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, यानी कि पूरी जो आपकी किताबें हैं उसका एमसीक्यू वीडियो और उन पूरी किताबों का जो एक रिक्त स्थान का वीडियो आपको अलग से बना देंगे ताकि इनको आप अलग से ही जो है याद कर सको। ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो हमने इंपॉर्टेंट करवाए हैं इनको आप जरूर करना, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे।